हर गांव पे होशियार बनारस की गली में, फितने भी है बेदार बनारस की गली में, ऐसा भी है बाजार बनारस की गली में, बिक जाएं खरीदार बनारस की गली में। नमस्कार, मैं धीरेन्द्र पुंडीर आप सभी का एक बार फिर से स्वागत करता हूं। आज का दिन बनारस की गलियों में फिर एक चर्चा का दिन है। यूं तो बनारस की गलियां हमेशा चर्चा से आबाद रहती हैं, आज सभी बनारस में हैं तो फिर चर्चा तो कुछ ज़्यादा ही होगी। देश के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जब भी बनारस आते हैं तो वो अलग अलग किस्से यहाँ के लोगों को दे जाते हैं, अड़ियों पर बहस करते हुए लोगों को, जो देश की राजनीति से लेकर पूरी धरती को एक आंवला समझकर उस पर हर एंगल से, हर नज़रिए से बातचीत करते हैं। एक ऐसी ही दुकान है पप्पू की दुकान। आज शायद आपने जब लोग ज़्यादातर युद्ध देखने में लगे हुए हैं, वो ये शायद कम ही देख पाए होंगे कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी अपने रोड शो को ख़त्म करने के बाद बाबा विश्वनाथ की जो मंदिर की पूजा के बाद जब वापस महामना मालवीय जी की मूर्ति पर फूल माला चढ़ाने पहुंच रहे थे तो रास्ते में वो एक दुकान पर रुक गए और वो दुकान एक चाय की दुकान थी। ऐसा क्या था उस चाय की दुकान में, इस सब को समझने के लिए मैंने आपको आज दिन में एक वीडियो भी डाला था। बनारस की दुकान में हंगामा जो मैंने डाला था, अगर आप उसको देखें और प्रधानमंत्री के साथ उस चाय पिलाने वाले को देखें तो आप समझ जाएंगे कि वो दोनों एक हैं। ऐसा क्या है इस दुकान में, ऐसा क्या था कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी रुके, उन्होंने वहाँ चाय पी और बातचीत की। दरअसल आप बनारस को समझना चाहते हैं तो ये एक ऐसा शहर है जो मरने की कामना के साथ बसा हुआ अनंत ओगढ़ भगवान शिव की नगरी है। उस शहर में आपको अलग अलग मिजाज के लोग और इतने बेतकल्लुफ़ लोग मिलेंगे कि शायद लखनऊ और इसमें यही अंतर आपको समझ आएगा। वो चाय की दुकान, अगर उसकी कहानी पप्पू की चाय की दुकान है तो आपको काशीनाथ काशी पढ़नी पड़ेगी। काशीनाथ सिंह जी की वो किताब जो उन्होंने एक बहुत ही ज़बरदस्त किताब है हिंदी की, और उसमें ये पप्पू की दुकान, शायद आप उस किताब को पढ़ेंगे तो शायद समझ जाएंगे कि आखिर इसमें क्या है। प्रोफेसर से लेके BHU के, दरअसल जब इसको, हालांकि काशीनाथ कैसी में उन्होंने कुछ और तरीके से लिखा है, लेकिन अगर आपको थोड़े से में समझाने की कोशिश करें तो जब धीरे धीरे यहाँ राम मंदिर आंदोलन का मिजाज बनारस की गलियों में मिल रहा था तो उस वक्त, हालांकि उसके सामने एक पुरानी चाय की दुकान है जहाँ तमाम लोग बैठा करते थे, लेकिन जिन लोगों को राम आंदोलन में रुचि थी, जिनको मंदिर आंदोलन में रुचि थी और जो सोच रहे थे कि हाँ ये चलना चाहिए, उन लोगों को उस जगह पर, उस चाय की दुकान में जगह नहीं मिल रही थी। उनको इस तरह का, चूँकि वामपंथी होना या उस तरह का बुद्धिजीवी होना, वही एक बुद्धिजीवी होने की पहली शर्त थी। लिहाजा जब राम आंदोलन का असर बढ़ा और काशी पर ये रंग चढ़ने लगा, महादेव की काशी पर, तो उन लोगों को अपने लिए एक जगह ढूंढनी पड़ी और वो सामने पप्पू की दुकान इसके लिए एक बेहतर विकल्प थी। और उसके बाद फिर वहाँ जैसे दक्षिणपंथी जिनको कहा जाता है आजकल के लोग, जिनको जब वाक्य सुनते हैं या कुछ आजकल भक्त भी कहते हैं, उस वक्त वहाँ वो तमाम लोग शुरू हुए और वहाँ फिर BHU के प्रोफेसर्स और अलग अलग लोग पहुँचने लगे और वो धीरे धीरे किताबों में आ गई। हम लोगों ने जब 2014 में जब प्रधानमंत्री मोदी के बनारस में चुनाव लड़ने के बाद बहुत बार उस दुकान को कवर किया, उस दुकान को समझा, उस दुकान की बहसें की, देखी, उनको अपने TV चैनल पर दिखाया। बहुत ही बेतकल्लुफ़ सी बातचीत, बहुत ही बेलौस बातचीत जिसमें गालियों की भरमार, जो कि एक बनारसी मिजाज को लोग कहते हैं, उसका हिस्सा वहाँ। फिर भी वो दुकान इतनी फेमस होती चली गई। अलग अलग लोग, मैं उसमें रोज़ लाइव भी किया करता था पप्पू के साथ। जितने लोग हैं, सारे किरदार जो आज भी मौजूद थे, वो प्रोफेसर साहब, वो फिज़िक्स के प्रोफेसर, वो फ़िलासफ़ी के प्रोफेसर, वो हिंदी के प्रोफेसर, वो तमाम लोग, फिर उनके साथ चलते हुए भी लोग। ये एक बनारस में ही आपको मिलेगा जहाँ इस तरह का कोई अंतर नहीं है कि आप प्रोफेसर हैं, सामने रिक्शा वाला बैठ सकता है कि नहीं बैठ सकता। उस चाय की दुकान में तमाम राजनीति पर उसी तरह बहस करते हुए कोई वहाँ चुप नहीं कराता एक दूसरे को ये कह के कि तुम हो कौन, तुम्हारी औकात क्या है। इस तरह की कोई चीज़ें वहाँ नहीं, वहाँ बेतकल्लुफ़ी में
आप उनको लड़ते हुए देखिए, बल्कि गालियों का ऐसा इस्तेमाल जिसको आप बेजा तो नहीं कहेंगे जब आप उनकी वार्ता में शामिल हो जाएंगे, लेकिन वो एक अलग किस्म का होगा। आज भी जब हम लोग वहाँ बैठे थे तो वो चर्चा अलग थी। मैंने आप सब के लिए वो वीडियो डाला है, आप में से कुछ लोगों ने देखा है उसको और बहुत सारे लोगों ने नहीं देखा। मेरी आपसे ये गुजारिश है कि आप उसको ज़रूर देखिएगा ताकि आप उसका मिजाज समझ सकें। एक और इंटरेस्टिंग बात ये है कि जब 2014 में ये दुकान पूरे टीवी चैनलों का आ चुकी, जितने लोग हम लोग दिल्ली से आते हैं तो जिक्र करते हैं कहाँ बातचीत हो सकती है, अच्छी बातचीत कहाँ हो सकती है, तो इस दुकान का बहुत सारे लोगों को मैंने रास्ता पहुँचाया और फिर ये बहुत ज़्यादा जगह तक हम लोगों ने, दिल्ली के तमाम रिपोर्टरों ने इसको कवर किया। उसके बाद जब मैं 2019 में इस चुनाव को कवर कर रहा था, वापस यहाँ आया तो उस दुकान पर 6x3 का एक बड़ा बोर्ड देखा। उस पर लिखा हुआ था अंतर्राष्ट्रीय बुद्धि संवर्धन केंद्र। वो चाय की दुकान नहीं थी, वो बुद्धि संवर्धन की केंद्र थी, जिसमें नीचे लिखा हुआ था यहाँ पत्रकार, प्रोफेसर, कुलपति और अन्य बुद्धिजीवी अपने बुद्धि संवर्धन के लिए एकत्रित होते हैं। अब वो बोर्ड नहीं है, मैंने पप्पू से पूछा भी था तो उसने कहा कि साहब उस बोर्ड के चलते बहुत दिन तक रहा, वो फट गया, किसी ने लगाया था तो उन्होंने, मैंने किसी को मना भी नहीं किया। तो यानी एक चाय की दुकान जिसको आप सिर्फ चाय की दुकान समझ सकते हैं, वो बुद्धि संवर्धन का केंद्र हो सकती है। ये सिर्फ बनारस में संभव है और आज उसी दुकान पर प्रधानमंत्री मोदी पहुंचे थे। उसमें बहुत सारे किस्से जन्मे, अगर आप काशीनाथ काशी पढ़ेंगे तो आप उसको ढूंढ भी लेंगे। उन किस्सों के पात्रों को जब मैं जिनके साथ मैंने इंट्रोड्यूस किए उनको आप खोज सकते हैं, जो इसी वीडियो पर है। कुछ लाइनों के साथ मैंने शुरुआत की थी, पहले वो लाइनें बता दूं, फिर आगे की राजनीति पर बात करेंगे। आज बाकी कुछ पर नहीं, आज सिर्फ बनारस पर बातचीत करेंगे, क्योंकि आज बनारस में वो सब कुछ था जिसको आप चुनाव के मैदान में खोज रहे हैं। आज बनारस में भाई बहन थे, यानी प्रियंका और राहुल थे, जो बाबा विश्वनाथ के दर्शन करने गए और बची कुची कांग्रेस को खोजते खोजते वो पिंडरा और जो कैंट है उसकी सीट तक पहुंचे। उनको लगता है कि कांग्रेस कहीं गुम गई है, कांग्रेस जो कहीं ज़मीन में चली गई है, उसके अस्तित्व को खोजना है तो बनारस से बेहतर कोई जगह नहीं होगी। ये वही जगह है जहाँ से कमलापति त्रिपाठी थे, उनके परिवार को यहाँ बनारस का पंडित जी का परिवार, जिसने कांग्रेस के मुख्यमंत्री पद को संभाला और कांग्रेस को पूर्वांचल में जिंदा रखा, ऐसा उनके जानने वाले कहते हैं। लेकिन आज अखिलेश यादव भी यहाँ थे, चूँकि वो भी प्रधानमंत्री पद के बाद एक रोड शो उन्होंने निकाला, भारी भीड़ उसमें दिखाई दी, वही भीड़ उसमें दिखाई दी जिसकी आप भीड़ की उम्मीद करते हैं। फिर एक रोड शो देश के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का भी था, जो मलदिया से शुरू हुआ और वापस आकर खत्म हुआ बाबा विश्वनाथ के मंदिर पर, और फिर वहाँ से वो कार में बैठकर सीधे रोड शो की बजाय हाथ हिलाते हुए, जिसमें उन्होंने बीच में पप्पू की दुकान पर चाय पी और उसके बाद पहुँच गए वो महामना मालवीय की मूर्ति पर माल्यार्पण करने। वहाँ से फिर वापस रेस्ट हाउस गए और अचानक जब हम लोग बैठे थे, तो इसीलिए मैं आपके साथ, जब ये रात गुजर रही है, आधी रात से ज़्यादा हो गया जब मैं आपसे बातचीत कर रहा हूँ, उस वक्त वो वहाँ से निकले और रेलवे स्टेशन गए और फिर वहाँ से खिड़किया घाट, जो जानकारी हमारी थी। और चूँकि प्रधानमंत्री हैं, उनको जैसे इस तरह के प्रधानमंत्री अभी तो नहीं देख रहे हैं जिनमें ये शगल हो कि वो रात या दिन वो अपनी ही धुन में हो, और यहाँ तक कि जब आराम करने का वक्त हो तब भी वो सड़कों पर हो, इस तरह की चीज़ें। लेकिन आज बात नज़ीर बनारसी पर भी करना चाहूँगा। नज़ीर बनारसी बनारस की एक ऐसी पहचान है जिसको हम हिंदुस्तानी तहजीब में कुछ ऐसे बिसरे हुए पलों को मानते हैं जो वाकई में इस शहर के साथ घुले मिले थे और बताते थे। उनकी एक बहुत ही खूबसूरत मैं गज़ल आपको, चूँकि मैं उस तरह राइम में नहीं गाता हूँ लेकिन सुना देता हूँ। बनारस की गली, हर गांव पे होशियार, बनारस की गली में फितने भी हैं बेदार, बनारस की गली में ऐसा भी है बाजार, बनारस की गली में बिक जाएं खरीदार, बनारस की गली में होशियारी से रहना नहीं आता जिन्हें इस पार, हो जाते हैं उस पार, बनारस की गली में सड़कों पे दिखाओगे अगर अपनी रईसी, लुट जाओगे सरकार, बनारस की गली में दुकान पे रुकिएगा तो फिर आपके पीछे लग जाएंगे दो चार, बनारस की गली में हैरत का ये आलम की हर देखने वाला है नक्श बदीवार, बनारस की गली में
मिलता है निगाहों को सुकून, हृदय को आराम। क्या प्रेम क्या प्यार बनारस की गली में, हर संत के, साधु के, ऋषि और मुनि के सपने हुए साकार बनारस की गली में। शंकर की जटाओं की तरह साया फुगन है, हर साया ये दीवार बनारस की गली में। गर स्वर्ग जाना है तो जी खोल के खर्चो, मुक्ति का व्यापार है बनारस की गली में। ये नज़ीर हैं, जिनको बनारस को जिनको भी समझना होता है वो नज़ीर को देखते हैं। यूँ तो मैं नज़ीर का आपको बहुत सारे सुना सकता हूँ, ख़ास तौर से एक और खूबसूरत सी नज़्म है जो मैं आपको आज सुना रहा हूँ। गंगा को लेकर, माँ गंगा को लेकर बहुत सारी लिखी गई हैं, हम विद्यापति को पढ़ते रहे, लेकिन मैं आज आपको उसमें बता रहा हूँ। गंगा का है लड़कपन, गंगा की है जवानी, इतरा रही हैं लहरें, शर्मा रहा है पानी। दोहराए जा बरसात की कहानी, बीते हुए जमाने गुजरे की कहानी। रुक रुक के चल रही है बरसात की कहानी, थम थम के बढ़ रही दरियाओं की रवानी। जाओ खुशी से लेकिन जाती हुई घटाओं, हर साल आके भरना तुम साल भर का पानी। पानी बरस रहा है, निकलो नज़ीर घर से, हम तुम भी लें अपने हिस्से की जिंदगानी। नज़ीर बनारसी उन बनारसियों में से है जिन्होंने माँ गंगा को जिया, जिन्होंने इस बनारस को जिया। बहुत सारी नज़में थी, लेकिन आज चूँकि बात राजनीति के बीच में प्रधानमंत्री मोदी का ये रोड शो आखिर क्यों हुआ, ये तमाम विपक्षियों ने शुरू किया। बहुत सारे लोगों का आपने बयान देखा जिसमें उन्होंने कहा कि प्रधानमंत्री को यहाँ आना पड़ा, वो यहाँ पहुँचे और उन्होंने रोड शो किया क्योंकि यहाँ से ज़मीन खिसक रही थी। ये बात बार बार कही गई प्रधानमंत्री के लिए, जब वो कश्मीर भी गए चुनाव प्रचार के लिए तब भी कहा गया, सब जगह कहा गया, क्योंकि मुझे लगता है कि एक बेजा सतर्क था, क्योंकि देश के प्रधानमंत्री किसी ना किसी पार्टी से संबंधित होते हैं और वो जीत के आते हैं उसी पार्टी के सहारे, इसीलिए वो प्रधानमंत्री होकर इस तरह की वो प्रचार में जाते हैं। इस तरह की बचकानी दलील देने वाले लोगों को शायद अपने पर भरोसा नहीं होता, या उनको लगता है कि प्रधानमंत्री मोदी ज़्यादा उनसे ऊपर हैं, लोगों के दिलों में हैं। लेकिन एक बात इस बार थोड़ा अजीब लग रही थी कि जब मैं आया तो यहाँ 3 सीटें फंसी हुई दिख रही थी, चाहे वो नीलकंठ तिवारी की हो, सेवापुरी हो, या फिर आप ये जो कैंट की सीट पर उनको लड़ते हुए देख रहे हैं अपने उम्मीदवारों को। और जो माहौल फिर ये कहेंगे 2017 का माहौल जैसा नहीं है, ये बहुत सारे लोग कह रहे हैं, ख़ासतौर से वो आलोचक जिनको सबसे पहला सुबह उठते ही काम सरकार को कोसना होता है बिना किसी कोई ठोस कारण के, उन लोगों का ये कहना कि 2017 जैसी लहर नहीं है, ये उसी तरह का झूठ है जैसे दिन में तारे को देखने वाली बातें करना। क्योंकि 2017 में कोई इस बात को समझ नहीं पा रहा था कि 325 के करीब सीटें आ रही हैं। यहाँ तक कि बीजेपी के नेताओं से जिनसे बात होती थी उनके पास भी इस बात का कोई आधार नहीं होता था कि 325 सीटें आ रही हैं। ऐसे में उस जैसा माहौल होना या ना होना, ये दोनों अलग अलग मुख्तलिफ सी बातें हैं, इनका कोई वास्ता नहीं है। लेकिन चूंकि सरकार 5 साल की एंटी इनकम्बेंसी को झेल रही है, जिसमें 2 से 2.5 साल कोरोना का गुजरा, जिसमें विधायक या उनके जनप्रतिनिधि किसी काम को करने के बहुत ज़्यादा स्थिति में नहीं थे, या उन्होंने चाहा नहीं अपने डर से, और उसका खामियाजा नुकसान बीजेपी को इस समय दिख रहा है। जब उनके ज़्यादातर लोग जिनके टिकट वापस किए गए थे, मतलब टिकट उनको दे दिए गए थे, उन लोगों के खिलाफ जिस तरह का प्रोग्राम दिख रहा है। चूँकि यहाँ प्रधानमंत्री मोदी 2014 में जब आए तो बीजेपी सत्ता में ही आ गई, और उसके बाद यहाँ बहुत सारी सीटों के साथ आई, यानी इतनी सीटें मिली 73 जितनी आप उम्मीद नहीं करते। और ये प्रधानमंत्री मोदी की उस लहर का परिचायक था जो उत्तर प्रदेश में जब उन्होंने बनारस से लड़ने का फैसला किया तो बनारस ने बदले में उनको ये प्रतिदान दिया कि आप किस तरह से हमारे अपने हैं। उन्होंने बनारस को बहुत कुछ बदला भी। अब तो आज सुबह जब मैं लालता घाट गया और ये देखने गया कि आखिर वो कॉरिडोर का स्थिति कहाँ से शुरू होती है, क्योंकि उस दिन उस तरह नहीं देख पा रहे थे जब आए थे, और कॉरिडोर जब प्रधानमंत्री ने किया था तो उस वक्त वो ढका हुआ था। आज वो खूबसूरत और बहुत ही अद्भुत सा दृश्य था, क्योंकि माँ गंगा के किनारे से आप नहा के लालता घाट से ऊपर चढ़ते हुए वापस भगवान जो हर हर महादेव करते हुए आप सीधे बाबा विश्वनाथ के मंदिर तक पहुंच जाते हैं, यानी सीधा गंगा से स्नान और आप वहां पहुंच जाते हैं। इतना खूबसूरत एक विश्वनाथ
कॉरिडोर जो है वो मुझे लगता है कि 500 साल की तो कम से कम ये होगा कि एक खूबसूरत सी नायाब चीज़ भगवान हर हर महादेव के लिए यहाँ तैयार की गई। गलियां हैं जिनमें रात में लाइटें इस तरह लगाई गई, पत्थर उसके इस तरह थे कि जैसे आप विदेशों में चमकते हुए पत्थरों को अक्सर फिल्मों में देखते हैं। जब मैं लास्ट टाइम बात कर रहा था यहाँ के मंत्री से, तो उन्होंने बताया इसके भी स्टडी करके पत्थर लगाए गए, क्योंकि ये गलियों का शहर है, छोटी छोटी गलियां हैं और उनको तोड़कर इस शहर को बड़ा नहीं किया जा सकता, इसको बदला नहीं जा सकता। ये क्योटो का भले ही एक सिस्टर सिटी बनाने की बात की गई हो, लेकिन ये शहर जो इतिहास से भी प्राचीन है। एक विदेशी हिस्टोरियन ने कहा था कि ये प्राचीन में भी प्राचीनतम है, यानी जो चीज़ है उससे भी प्राचीन शहर है, तो उसको बनाए रखना है और उसकी अर्थव्यवस्था को, उसके जो एक ठहराव है उसमें गति देनी है, इस सोच के साथ इस विकास को करना है, ये उनका कहना था। तो आप जाएंगे अभी उस तरह की चीज़ें को आम आदमी धीरे धीरे स्वीकार कर रहा है। आप जब एयरपोर्ट से यहाँ आते हैं तो आपको लगता है कि यहाँ बदलाव है। आप जब यहाँ एयरपोर्ट से आगे जब 80 घाट से चलना शुरू करते हैं और आप राजेंद्र घाट तक, जो लगभग 8 किलोमीटर के करीब का एक स्ट्रेच है, 8 से 9 किलोमीटर के बीच में 84 घाट जिसमें है, उस पर एक बहुत बेहद खूबसूरत किताब है, बहुत ही रेयर किताब है जो BHU से मिली थी मुझे। उस किताब में इन 84 घाटों का वर्णन है, वो कैसे कैसे और किस किस समय बने और उनका महत्व क्या है और वो किस वजह से उनका नाम वो खास तरह से रखा गया, इस सब पर बातचीत है। वो तमाम घाट, चेत सिंह घाट, जहाँ अगर आप खड़े होते थे उससे पहले घाट से आप स्मेल से अपनी नाक बंद कर लिया करते थे, वहाँ हर वक्त फिल्म की शूटिंग चलती रहती है, चाहे वो छोटी आजकल जो चल रही है नेटफ्लिक्स जैसी जो वेब सीरीज़ बनाने वाली अलग अलग कंपनियां, उनकी आज भी जब हम लोग वहाँ चाय पी रहे थे तो उसी वक्त एक कोई छोटा प्रोड्यूसर्स और डायरेक्टर की एक फिल्म की शूटिंग वहाँ चल रही थी। तो ये बदलाव बनारस में दिखता है। जब आप बनारस से लंका तक आते हैं, बनारस में गोदोलिया की उस खूबसूरत, वहाँ कभी चौराहे पर पुलिस का एक ट्रैफिक बूथ हुआ करता था, आज आप वहाँ जाएंगे तो एक खूबसूरत से विशाल स्तंभ पर बीच पर भगवान नंदी की एक बहुत खूबसूरत सी प्रतिमा रखी हुई है। इस शहर को आप देखते हैं तो ये शहर बदला हुआ है। ऐसे में प्रधानमंत्री मोदी के साथ इस शहर का रिश्ता एक अलग है। लगता है कि हालांकि जब अरविंद केजरीवाल आए थे, जिस उम्मीद के साथ, जो मुसलमान वोटों के साथ उन्होंने सोचा था कि वो जीत हासिल कर लेंगे, और उसके बाद वो खैर उत्तर प्रदेश नहीं लौटे किसी चुनाव को लड़ने के लिए, लेकिन इस शहर ने प्रधानमंत्री मोदी को अपना माना है। वो आपको हर पर, ये ज़रूर आप कह सकते हैं कि भीड़ कम कहीं दिख रही है, भीड़ कहीं ज़्यादा दिख रही है, लेकिन इस शहर से प्रधानमंत्री मोदी अगर चुनाव लड़ते हैं तो वो पिछले बार जितनी उनको वोटें मिली थी उससे कम होगा, ऐसा नहीं लगता है। आज भी जब हम लोग देख रहे थे तो ऐसा कभी नहीं लग रहा था कि जैसे उस जनता के लिए ये एक ऐसे प्रधानमंत्री के तौर पर हैं जो अपने उन उम्मीदवारों को जिताने आया जिनकी जनता से नाराजगी है। इस बार मुझे लगता है कि प्रधानमंत्री जब यहाँ पहुँचे तो मतदाताओं से ज़्यादा जिस किसी को सबसे ज़्यादा इंतजार था वो थे उनकी पार्टी के उम्मीदवार, क्योंकि ज़्यादातर चाहे वो मंत्री नीलकंठ तिवारी हों या फिर सौरभ हों, ये तमाम लोग हैं, इनके खिलाफ आपको लोगों के अंदर गुस्सा भरा दिखता है। जैसे वो बार बार बोलते हैं कि हम इनको नहीं, योगी मोदी को वोट देंगे। जब मैं BHU में खड़ा था वो भी आप लोगों के लिए मैंने इस पर डाला, हालांकि उसको अभी बहुत कम लोगों ने देखा है, तो मेरी उम्मीद है कि आप उसको ज़्यादा देखकर समझने की कोशिश करेंगे कि आखिर युवा किस तरह से उन सवालों का जवाब दे रहा है जो विपक्ष बीजेपी पर लगाने की कोशिश कर रहा है। इसको हम लोग अगर देखेंगे तो उस युवाओं के मूड से समझेंगे, क्योंकि वो तमाम लोग युवा थे जिनसे मैंने बातचीत की, उनमें से कुछ लोगों ने मुझे पहचान कर कहा कि हम आपको YouTube पर देखते हैं, और ये मेरे लिए एक नई बात थी। उन्होंने कहा कि आपको वहाँ देखते हैं, क्योंकि अभी तक मैं एक TV पत्रकार के तौर पर ज़्यादा समझा जाता था ये, लेकिन YouTube पर मुझे लगता है कि उन लोगों ने मुझे देखा, ये बात पर फिर मैंने उनसे बात की थी और वही बात मैंने आप लोगों से शेयर की। अब
प्रधानमंत्री मोदी यहाँ आ रहे हैं तो सिर्फ बनारस के लिए आएंगे, ये तो नहीं है। मिर्ज़ापुर में भी आज रैली हुई, उनको आजमगढ़ भी देखना है, यहाँ से पड़ने वाला असर मऊ, जौनपुर और तमाम जगहों पर। आज एक और बयान मुख्तार अंसारी के बेटे का भी था, जिसमें उसने कहा कि अपने लोगों से कहा, एक जगह और मैं देख रहा था उन्होंने कुरान शरीफ की कस्में खिलाकर वोट मांग रहे थे, तो दूसरी तरफ एक मुख्तार के बेटे ने जो वहाँ से चुनाव लड़ रहा है समाजवादी पार्टी के, उस पर उसने साफ कहा कि हमने अखिलेश भैया से कहा है कि इनको जब सरकार बनेगी तो अफसरों को 6 महीने तक कहीं पोस्ट नहीं करना है, उनको वहीं रहना है ताकि उनसे बदला लिया जा सके। तो बदला लेने की जो ताकत है उसी को प्रधानमंत्री बार बार चुनौती देते हुए अपने भाषणों में लग रहे हैं कि क्या होने जा रहा है अगर आप कोई गलत मत देते हैं। यही बात योगी आदित्यनाथ कह रहे हैं, जिन्होंने कहा कि बुलडोजर बंद नहीं किए गए, बुलडोजर रिपेयरिंग के लिए गए हैं। और मुझे लगता है कि ये बातें चुनाव में काफ़ी अहम होने जा रही हैं। जब आप महिलाओं से बात कर रहे हैं तो वो इसका अंदेशा जाहिर कर रही हैं। वही एकमात्र वोटर्स हैं जो जातियों का दायरा तोड़ के भी किसी अपने पार्टी को जिसको पसंद करती हैं, जो महिलाओं के इशू उठा रही है, उस तक पहुंच रहे हैं। और ये बात योगी आदित्यनाथ बार बार अपने भाषणों में कह के उनको मोटिवेट करने की कोशिश करते हैं। आज भी प्रधानमंत्री मोदी जब यहाँ से रैली कर रहे थे, रोड शो कर रहे थे, कल वो रैली करेंगे। उनकी रैली के बाद भी हम लोग कोशिश करेंगे आपसे बात करें, और रैली का भी हम आपको कई बार कोशिश करता हूं कि मैं लाइव कर सकूं आपको रैली का वहाँ क्या चल रहा है, लेकिन वो चूँकि सब टीवी चैनलों पर आता रहता है इसलिए मैं उसको लाइव नहीं करता। तो आपको दिखेगा कि प्रधानमंत्री मोदी यहाँ से न केवल अपने विधायकों के खिलाफ जनता का जो गुस्सा है उसको समन करने में कामयाब हुए, वोटों के प्रति जो एक उपेक्षा वोट करने के प्रति दिख रही है बीजेपी के समर्थकों में, ऐसा जिस तरह का आरोप लग रहा है, तो उसको प्रधानमंत्री मोटिवेट करना चाहते हैं आने के बाद, क्योंकि उनका चेहरा ईस्टर्न यूपी के अलग अलग हिस्सों में अलग अलग तरीके की ताकत रखता है। जैसे मुझे एक ने कहा कि वो मेरे लिए भगवान है, 4 घंटे से वो वहाँ खड़ा हुआ बीएचयू के पास, एक 60 साल का वृद्ध व्यक्ति इस बात को कह रहा था और वो चक्कर देखना चाहता था छोटे छोटे बच्चे प्रधानमंत्री मोदी के लिए। तो लग रहा था कि जैसे इस शहर से प्रधानमंत्री मोदी ने एक रिश्ता पूरी तरह से कायम कर लिया जो राजनीतिक रिश्ते से अलग है। हालांकि जो बीजेपी से नफरत करने वाला जो वोटर्स है उसके लिए प्रधानमंत्री मोदी का यहाँ आना कोई आफत से कम नहीं था। प्रधानमंत्री मोदी जब यहाँ पहुँचे हैं, प्रधानमंत्री मोदी ने बार बार उसी लॉ एंड ऑर्डर की और अपने इस बनारस के साथ रिश्ते की बात की। आज चूँकि हमने उनकी बात नहीं सुनी, उन्होंने ज़्यादातर रोड शो किया और उसके बाद फिर पूजा अर्चना की, और आज ही राहुल गांधी और प्रियंका ने की। मैं आपको बता चुका, खैर उस पर बात मुझे लगता है गांधी परिवार पर अब करना, कांग्रेस को इस संदर्भ में देखना, उत्तर प्रदेश में ये बिल्कुल इररिलेवेंट हो चुका है। उत्तर प्रदेश में शायद ही किसी सीट पर उनके लिए बातचीत की जाए। पिंडरा में अजय राय है और यहाँ राजेशपति हैं, और इसके अलावा लल्लू सिंह या इस तरह की सीटें जो आपकी अभी 10 उंगलियाँ आप हैं, लेकिन आप पिछली बार सिर्फ 7 सीटों पर बीजेपी कांग्रेस को देखते रहे हैं। तो ऐसे में उस पर कोई बातचीत होगी, मुझे लगता है एक हालत बहुत ज़्यादा दमदार बात नहीं होगी। लेकिन समाजवादी पार्टी की भीड़ बहुत सारे लोगों को कंफ्यूज करती है, और इस बार तमाम जगह पर प्रियंका की सभाओं में भी भीड़ दिखी आपको, वो मोदी जी की सभाओं में भी भीड़ दिख रही है, वो आपको योगी की सभाओं में भीड़ दिख रही है। तो ऐसे में बहुत सारे लोग उस भीड़ से कंफ्यूज हो रहे हैं बिना इस बात का कैरेक्टर जाने कि किस तरह से ये वोट बैंक रिएक्ट करता है। ये अलग बात है कि मैं कई बार कहता हूं कि हम लोग जो आइडिया जो देते हैं, जो आपके साथ शेयर करते हैं, वो हमारे अपने रिकॉर्ड्स पर और रेफरेंसेस पर आधारित होता है। उसमें कुछ इन्फरेंसेस हम लोग निकालते हैं, उस पर ज़रूर बात हो सकती है, लेकिन रिकॉर्ड्स मैं हमेशा आपको दिखाने की कोशिश करता हूं कि उसमें बहुत कुछ गलत नहीं होता। लेकिन आज जब राहुल और प्रियंका आज उन्होंने कबीर चौरा से जो है वो जहाँ रुके थे, वहीं जो 2014 में प्रधानमंत्री मोदी को हराने के लिए जीन ड्रेस और तमाम लोग जो वामपंथी उसमें थे फूल्ड में, जिसमें वीएन राय साहब पूर्व डीजीपी और तमाम लोग पहुंचे थे देश भर से। उन लोगों ने यहाँ जनता से अपील की थी कि फांसीवादी लोगों को आने से बचाइए, रोकने से उनको रोकिए और उन फांसीवाद के खिलाफ जवाब दीजिए। लेकिन ये उनका दुर्भाग्य है कि उनके झूठ को यहाँ की जनता ने पकड़ लिया
और उन्होंने अपने लिए एक पसंदीदा नेता चुन लिया जिसने काशी को प्रतिदान दिया। मैं जो बातचीत करता हूं कि काशी में जो भी कोई सांसद प्रधानमंत्री मोदी के बाद आएगा वो बहुत जनता की गालियां खाएगा, क्योंकि शायद ही कोई सांसद इतना विकास कर पाए, खरबों रुपए की योजनाएं अपनी कॉन्स्टिट्यूंसी को दे सके, चूंकि वो देश के प्रधानमंत्री हैं और अपनी कॉन्स्टिट्यूंसी पर बहुत ध्यान भी देते हैं। अखिलेश यादव यहाँ मुस्लिम यादव का जो गठबंधन है उसके सहारे वो काफ़ी आगे निकलने की कोशिश कर रहे हैं, चाहे, लेकिन मुझे लगता है अगले फेज़ में आजमगढ़ की एक ऐसी है सीट जहां पिछली बार भी बीजेपी एक सीट को जीतने में कामयाब हुई थी, बाकी तमाम जगह पर उसको हार मिली थी। सिगड़ी का जो वो कॉन्स्टिट्यूंसी थी उसको जीती थी। इस बार आजमगढ़ कुछ उलट संदेश दे रहा है। 8 बार से जीतने वाले दुर्गा नाथ यादव, जिनके लिए मुलायम सिंह यादव के प्रचार करने की बात हो रही है, वहाँ शिवपाल यादव और अखिलेश जा चुके हैं, लेकिन वो दुर्गा प्रसाद यादव जो कभी निकले नहीं, जब हम कल घूम रहे थे, वो छत्रियों के मोहल्लों में भी जाकर वोट मांग रहे हैं, जैसे उनको लग रहा हो, और वो सबसे कह रहे हैं ये मेरा आखिरी चुनाव है, इज्जत के साथ विदा कीजिए। लेकिन बहुत सारे उनके खिलाफ वोट दिख रहा है। हालांकि कांग्रेस के कैंडिडेट से हमारी मुलाकात हुई थी, बड़ा ही विनम्र कैंडिडेट था जिसके पास उतनी विनम्रता थी जितनी उसके पास वोटें हैं। तो माफ़ कीजिएगा, उसके पास वोट बहुत कम थी, विनम्रता उससे कुछ ज़्यादा होगी। ये बिल्कुल बदला हुआ संकेत है। पूर्वांचल में आप जौनपुर की तरफ जाएंगे, आप आप गाजीपुर जाएंगे, आप मऊ जाएंगे, इन तमाम जगह पर आजमगढ़ में आपको अलग समीकरण मिलेंगे। ये समीकरण इस तरह के हैं जो बिल्कुल नया बदलाव दिखाने की कोशिश कर रहे हैं। उसी तरह से जहां बीजेपी आपको पहले दिख रही थी वहां थोड़ा बदलाव होता है, सीटों पर बदलाव हो सकता है। हम लोग जब बनारस की बात कर रहे हैं तो यहाँ लगभग 7 सीटें थी और 1 सीट समाजवादी पार्टी पर। इस बार वो सीटों का अंतर बढ़ भी सकता है, यानी सीटें समाजवादी पार्टी की बढ़ सकती है, क्योंकि 3 सीटों पर यहाँ बीजेपी काफ़ी लड़ाई में दिख रही है, मतलब संकट में गिरी दिख रही है, और उसके पीछे वही स्थानीय विधायक के खिलाफ एक बड़ा हिस्सा है। आज चूँकि बहुत सारी डाटा पर हम लोग बात नहीं कर रहे थे, आज मैंने आपको कुछ लाइट्स बात की थी, बहुत सारी बात आपको माफ़ कीजिएगा, मैं एक और पढ़ना चाह रहा हूँ, उसके साथ ख़त्म करना चाह रहा हूँ आज की बातचीत हमारी, कि किस तरह से हमने इस बातचीत को देखा है। 1 मिनट आपको, चूँकि मुझे लगता है कि हम लोग इस बनारस की गली पर जो हम लोग बातें कर रहे थे, जो नज़ीर बनारसी साहब का अंदाज़ है, उसी में एक बात कह के मैं ख़त्म करूँगा, क्योंकि प्रधानमंत्री कल भी रहेंगे, कल भी रैली में होगा, कल भी मैं रैली से आप लोगों को कुछ बताने की कोशिश करूँगा। कितनी पाकीज़ा नहरें अपने ज़िंदगी में तय हो, आज़ादी की मगर अब मुझे लगता है कि आज आपके लिए फिर कल मैं इस पर कुछ पढ़ूँगा। कोशिश करेंगे कि हम लोग नज़ीर को आपसे परिचय कराएं। अलग अलग चीज़ें हैं यहाँ, हम भारतीय हरिश्चंद्र पर भी बात कर सकते हैं। ये तो एक देवकीनंदन बाबू खत्री की वो हवेली भी आपको दिखाई जा सकती है, जहाँ से कहते हैं कि चंद्रकांता उन्होंने लिखी रही है। और एक और है कि बुत खाना नया है ना खुदा खाना नया है, जज्बा है हकीकत का जो रोज़ाना नया है, एक रंग पे रहता नहीं है रंगे ज़माना, जब देखिए तब जलवाए ज़नाना नया है, दम ले लो तमाजत की सताई हुई रूहों, पलकों की घनी छाँव में खस खाना नया है। खैर बहुत सारी चीज़ें हैं। बुत कोई नया हो तो मुझे बता, ये तो मुझे मालूम है कि बुत खाना नया है। ये बात इस बार मुझे लगता है बनारस पर कॉफ़ी वजू बैठ रही है। चलिए आज की मुलाकात इतनी ही, लेकिन आपसे फिर मैं बार बार रिक्वेस्ट करूँगा कि इन वीडियोस को आप लाइक कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए, शेयर कीजिए और बेल आइकन दबाइए। ये बार बार मेरी है कि आप जब ज़्यादा सब्सक्राइब करेंगे, शेयर करेंगे और लाइक करेंगे, तभी बहुत सारे लोगों तक मेरी ये बातचीत पहुँचेगी। आप सभी का शुक्रिया। एक बार फिर पप्पू की दुकान पर हुई बातचीत ज़रूर देखिए, जहां प्रधानमंत्री आज पप्पू की दुकान पर चाय पीने पहुंचे। वहां हम लोगों ने आपके लिए गर्मा गर्म चर्चा पहले की थी। नमस्कार, शुभ रात्रि।